हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे स्टडी चैनल स्टडी इन एग्रीकल्चर चैनल पे। आज अपन बात करेंगे सॉइल साइंस की। सॉइल साइंस में क्या है, सॉइल साइंस के बारे में जो अपना पेपर आने के 2-3 दिन बाद में इसका भी पेपर है, तो उसके बारे में भी अपन बात करेंगे। और आशा करता हूँ कि आपका कृषि विरासत का पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा, क्योंकि बताए हुए में से लगभग 70% क्वेश्चन मिले हैं, तो बहुत ही अच्छा ही जाएगा पेपर। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों अपन बात करें सॉइल की, तो सॉइल में जो सॉइल है, इस शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई, तो ध्यान रखना लैटिन वर्ड से हुई है। लैटिन भाषा के वर्ड से, और लैटिन भाषा के किस वर्ड से हुई है? सोलम से। और दोस्तों सोलम का मतलब होता है फर्श। ठीक है। सॉइल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? लैटिन भाषा के सोलम शब्द से हुई, जिसका अर्थ है फर्श। ठीक है। अपन बात करें, ये तो एक बेसिकली चीज हो गई सोलम की। इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे, इसकी डेफिनेशन किस वैज्ञानिक के अनुसार बात करेंगे वो भी ध्यान रखना। कभी कभार 2 नंबर में डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि बकमैन और ब्रेडी के अनुसार सॉइल की डेफिनेशन बताइए। ठीक है दोस्तों। देखो दोस्तों, अभी आपने एक वर्ड देखा था सोलम, और सोलम का मतलब था फर्श। तो फर्श का मतलब है कि जैसे अपन मर्दा की बात करें, तो मर्दा की जो, अगर अपन मर्दा में काउंटिंग होती है वो 0 से लेकर 15 सेंटीमीटर तक की जो परत रहती है वो अपन काउंटिंग करते हैं मर्दा में। ठीक है। नीचे की जो परत रहती है वो मर्दा में काउंटिंग नहीं होती। ठीक है। इस चीज का भी थोड़ा ध्यान रखना। फर्श ध्यान में पृथ्वी को एक पतली आवरण के रूप में ढकी रहेगी ना। पहले अपन इसकी सिंपल परिभाषा की बात करें। मर्दा की सिंपल परिभाषा, सिंपल डेफिनेशन क्या होगी, तो ध्यान रखना, जो पतले आवरण के रूप में ना, परत के रूप में संपूर्ण पृथ्वी पर फैली रहती है, और मर्दा एक त्रिविमीय पिंड है। ये दोस्तों बेसिकली चीजें, अगर आपका शॉर्टली डेफिनेशन पूछे, ध्यान रखना, मर्दा परत के रूप में संपूर्ण पृथ्वी पर फैली रहती है, और मर्दा जो त्रिविम पिंड, त्रिविम पिंड कैसे है, तो देखना ना दोस्तों, मर्दा की ऊंचाई भी होती है, गहराई भी होती है, और चौड़ाई भी होती है, जैसे अपन देख सकते हैं काट के। ठीक है। इसलिए इसकी त्रिविम पिंड कहते हैं मर्दा को। ये तो होगी इसकी सिंपल डेफिनेशन की बात करें। तो अपन अगर अपन बात करें अब इसकी 2 वैज्ञानिकों के अनुसार, जो मैं पहले ही कह रहा था कि कभी कभार पूछ लेते डायरेक्ट वैज्ञानिक का नाम देखते, तो उसका ध्यान रखना। बकमैन और ब्रेडी के अनुसार अपने जो परिभाषा देखनी वो इम्पोर्टेंट भी है और याद भी करना आपको। देखो बकमैन और ब्रेडी के अनुसार। ठीक है। अकॉर्डिंग टू बकमैन और ब्रेडी, ये 2 वैज्ञानिक थे, इनके अनुसार देखना अपन को। ठीक है। बकमैन और ब्रेडी क्या कहते हैं, इसकी डेफिनेशन देखो। बकमैन और ब्रेडी कहते हैं कि मर्दा एक प्राकृतिक पिंड है जो पेड़ पौधों के अवशेषों से, या ये मान लो कि जो चट्टाने हैं उनके अपक्षय से दबाव पूर्ण या बलपूर्वक जो परत बनी है, उससे बकमैन और ब्रेडी ने मर्दा का नाम दिया है। ठीक है। तो अपन इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें, तो मैं लिखा रहा हूँ लिखी है ना, मर्दा एक प्राकृतिक पिंड है। ठीक है। बकमैन ब्रेडी ने कहा था कि एक प्राकृतिक पिंड है जो जो प्राकृतिक बलों से
बलों एवं प्राकृतिक बलों एवं विच्छेदन से निर्मित प्राकृतिक बलों से निर्मित है और खनिज पदार्थों के अपक्षय से प्रोफाइल के रूप में संश्लेषित है, ठीक है, या संश्लेषित। ये भी दोस्तों इसकी डेफिनेशन, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लिया। डेफिनेशन में 2-3 वर्ड है, उनके बारे में अपन बात करते हैं, क्या कहना चाहिए क्या नहीं कहना चाहिए। मृदा एक प्राकृतिक पिंड है, अपने बात कर लिया था। मतलब प्राकृतिक त्रिविमीय पिंड है, ध्यान रखना है। अगर आपको न्यूटन का क्वेश्चन आ सकता है मृदा कैसा पिंड है, तो त्रिविमीय प्राकृतिक पिंड है, ठीक है, जो प्राकृतिक बलों एवं विच्छेदन से निर्मित है। अब प्राकृतिक बल कौन से, जैसे विच्छेदन का बात करें अपन, जैसे कि विच्छेदन में आ जाएंगे जैसे अपने कार्बनिक पदार्थ हो गए। कार्बनिक पदार्थ कौन से, जैसे फसलों के अवशेष मृदा में पड़ने के बाद सड़ गल के मृदा का निर्माण करते हैं, ह्यूमस का निर्माण करते हैं, जो मृदा गई पागत फसलों के अवशेष में मृदा की काउंटिंग में आते, ध्यान रखना, ठीक है। अगर बात करें अपन बलों की, तो ध्यान रखना जो खनिज तत्व रहेंगे, खनिज तत्वों का अपक्षय होगा। अपन ने इसमें लिखा भी है खनिज तत्वों का अपक्षय। चट्टान रहेगी, चट्टान में खनिजों से मिलकर बनी होती है, ठीक है, मकान ईंटों से और चट्टान बनी होती है खनिजों से। तो जो चट्टान रहेगी उसका अपक्षय होगा, अपक्षय के दौरान मृदा का निर्माण होगा। ये क्रिया बहुत लंबे टाइम में चलती है, ध्यान रखना। अब इसके अपन आगे जैसे आगे बात पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे भी कि अपक्षय कितने प्रकार का होता है, कितने कैसे मृदा का निर्माण होता है और कितना टाइम लगता है मृदा बनने में, ये चीजें पर पढ़ेंगे। अब ये जो सारी प्रक्रिया होगी एक प्रोफाइल के रूप में होगी। अपन जो आगे पढ़ेंगे प्रोफाइल क्या होती है, प्रोफाइल क्या होती है मृदा की, जो खड़ी काट करते हैं, तो खड़ी काट करने के बाद अपने को मृदा के अंदर ऐसे सहस्त्र दिखाई देते हैं, उन सहस्त्र को मृदा की प्रोफाइल कहते हैं, ठीक है। तो उनके बारे में अपन बात करेंगे। बेसिकली आप एक बार डेफिनेशन का ध्यान रखो, और डेफिनेशन में भी 2-3 वर्ड है, उनका ध्यान रखो। एक तो जैसे प्राकृतिक बल हो गए, विच्छेदन हो गया और अपक्षय। डेफिनेशन पूछ लो तो बकवे में बड़ी ध्यान रखना। मृदा एक प्राकृतिक पिंड है जो प्राकृतिक बलों एवं प्राकृतिक बलों एवं विच्छेदन से निर्मित है। अब प्राकृतिक बलों विच्छेदन का ध्यान रखना। थोड़ा सा ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन कभी कभार पूछ लेता है कि मृदा में कार्बनिक पदार्थ का क्या होगा, कार्बनिक पदार्थ जो मृदा निर्माण के समय उनका क्या होगा, तो उनका विच्छेदन होगा, विच्छेदन होगा, या आप से बोल सकते हो, या उनका अपघटन होगा, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। और खनिज तत्वों का पूछे तो उनका भी विच्छेदन ध्यान रखना इस चीज का। ये बकमैन और ब्रेडी के अनुसार है। ये बात होगी अपने किसकी, सोइल की, ठीक है। सोइल अपन ने जान ली। अब दोस्तों अपन बात करते हैं, इतनी देर अपन ने ओनली बात की थी किसकी, सोइल की। सोइल क्या है, किस भाषा का शब्द है, किस भाषा के वर्ड से लिया गया और क्या मतलब होता है सोइल का। सोइल की एक डेफिनेशन की वैज्ञानिक के अनुसार भी देखे, जैसे अपने बकमन और ब्रेडी के अनुसार जो सोइल की डेफिनेशन देगी उसके बारे में अपन ने जान लिया। अब दोस्तों अपन बात करेंगे सोइल साइंस की जो अपना मेनली सब्जेक्ट है उसके बारे में अपन चलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आ जाओ, अब हम बात करेंगे मृदा विज्ञान। अब ये भी कोई कृषि की शाखा ही, ध्यान रखना, कोई तो नहीं कृषि की ब्रांच है। अपन इसकी डेफिनेशन ध्यान में रखना, मैं बोल के बता रहा हूँ, ज्यादा लंबी चौड़ी डेफिनेशन है नहीं। कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें मृदा से जुड़ी हुई सभी संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हैं उसे कृषि विज्ञान का मृदा विज्ञान कहते हैं, ठीक है। मृदा विज्ञान में हम किस किस चीज का अध्ययन करेंगे उसका ध्यान रखना। मृदा विज्ञान का जो अध्ययन है उसको दो शाखाओं के तहत करेंगे अपन, ठीक है।
तो पहली बात मृदा विज्ञान की भी डेफिनेशन देख लो, इसकी देख लो, इसकी क्या डेफिनेशन होगी तो ध्यान रखना। कृषि विज्ञान की वह शाखा कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें मृदा से संबंधित कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें मृदा से संबंधित या मृदा से जुड़ी हुई सभी थ्योरेटिकल या प्रैक्टिकल बालों के बारे में जानना। ठीक है दोस्तों, ये अपन इसके अंदर देखेंगे। ठीक है, तो मृदा की कृषि विज्ञान की शाखा जिससे मृदा से संबंधित जुड़ी सभी घटनाओं का अध्ययन करेंगे। मृदा की प्रैक्टिकल या थ्योरेटिकल बातों का जो अपन अध्ययन करेंगे वो किसके अंदर करेंगे, मृदा विज्ञान में करेंगे। ठीक है, अब मृदा विज्ञान की डेफिनेशन ज्यादातर नहीं पूछी जाती। मृदा विज्ञान की डेफिनेशन जो अध्ययन है वो अपन दो शाखाओं के तहत करते हैं, वो शाखाएं स्पेशली पूछी जाती है, उनका थोड़ा सा ध्यान रखना आपको। ठीक है, एक पहली हो गई मृदा विज्ञान, और मृदा विज्ञान दो शाखाओं की तहत चलती है, वो शाखाएं ध्यान रखना आपको। एक हो जाएगा पेडोलॉजी, इन दोनों डेफिनेशनों में से आपको एक डेफिनेशन देखने को मिलेगी। ठीक है, और एक है इडेफोलॉजी। पेडोलॉजी और इडेफोलॉजी दोनों ही ग्रीक वर्ड ध्यान रखना, जिसके पीछे लॉजिक लग जाए वो ग्रीक वर्ड होता है। ठीक है, पेडोलॉजी और इडेफोलॉजी। अब हम बात करें पेडोलॉजी की, तो पेडोलॉजी में किसका अध्ययन करेंगे और इडेफोलॉजी में किसका अध्ययन करेंगे, ध्यान रखना इस चीज को। अगर अपन पेडोलॉजी की बात करें तो पेडोलॉजी में अपन जैसे मृदा निर्माण, मृदा वर्गीकरण, जो मतलब जो मृदा से संबंधित मृदा के गुण, इन सभी का अध्ययन करेंगे वो किसमें करेंगे, अपन पेडोलॉजी में करेंगे। ठीक है, और इडेफोलॉजी में जो अपन अध्ययन करेंगे वो उच्च पादपों के साथ मृदा का अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, उच्च पादपों के या उच्च पादप समुदायों के साथ भी लिख सकते हो, उच्च पादप भी लिख सकते हो, उच्च पादप समुदायों के साथ मृदा का अध्ययन। ध्यान रखना दोस्तों, क्या कहलाता है, इडेफोलॉजी कहलाता है। दोनों वर्ड का ध्यान रखना, दोनों वर्ड ग्रीक वर्ड है। ठीक है, ग्रीक वर्ड है, ये ध्यान रखना। दो तीन वर्ड है, इनका ध्यान रखना स्पेशली। और पेडोलॉजी की अपन परिभाषा या डेफिनेशन की बात करें तो पेडोलॉजी की परिभाषा हो जाएगी ये मृदा विज्ञान की वह शाखा जिसमें मृदा के निर्माण, मृदा वर्गीकरण, मृदा के गुण, मृदा के भौतिक और रासायनिक गुणों का अध्ययन किया जाता है, वो कौन सी शाखा है, पेडोलॉजी। ठीक है, इडेफोलॉजी के अंदर अगर आपको ट्रू फॉल्स या डायरेक्ट क्वेश्चन या डेफिनेशन आया, ध्यान रखना कि उच्च पादप समुदायों के साथ मृदा का अध्ययन करना क्या कहलाता है, इडेफोलॉजी कहलाता है। ठीक है दोस्तों, ये इसकी दो शाखा है, दो शाखाओं के तहत अपन मृदा का अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब हम अगला बात करते हैं, इसी के अंदर अगला टॉपिक है छोटा सा, वो ध्यान रखना थोड़ा सा। पेडोलॉजी की बात करें, इडेफोलॉजी की बात करें, वो बात करेंगे, इसी के अंदर का छोटा सा टॉपिक है भूमि। भूमि ध्यान रखना, भूमि के बारे में बता रहा हूँ। तो ये भूमि, ये मान के चलो कि जो अपने 9 उपग्रह उनमें से एक है ये। ठीक है, 9 उपग्रहों में से
9 उपग्रहों में से एक है, ठीक है। एक ग्रह ही है, इसे याद रखना आप, क्योंकि ये भी दिन प्रतिदिन घूमती है, आपको पता नहीं है। तो भूमि एक उपग्रह, 9 उपग्रहों में से ग्रह, ठीक है। और ये क्या है कि पृथ्वी को पूरे पतले आवरण के रूप में ढकी रहती है, ठीक है, भूमि। मृदा को भूमि कहते हैं, जानवर में इसको थोड़ा स्पेशली नाम दे देते हैं भूमि। तो ये ट्रू और फॉल्स में क्वेश्चन आता है कभी कभार कि भूमि उपग्रह, 9 उपग्रहों में से भूमि उपग्रह का भाग है नहीं, तो ध्यान रखना उपग्रह का भाग है। छोटा सा है, ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन कभी कभार पूछ लेगा, यहाँ से आता नहीं है लेकिन आ जाए तो ध्यान रखना आपको। अब अपन बात करेंगे दोस्तों पेडोलॉजी की, बात कर ले अपने 3-4 डेफिनेशन आई है, उनका थोड़ा सा जिक्र करता हूँ। एक बार देख तो हो गई सोइल की डेफिनेशन, सही 2 डेफिनेशन करी अपने, एक बेसिक और एक बर्कमैन और ब्रेडी के अनुसार। ब्रेडी ये तो इम्पोर्टेंट कर लेना। फिर आती है दोस्तों अपने मृदा की, मृदा विज्ञान की। और मृदा विज्ञान में भी 2 डेफिनेशन ध्यान रखना, एक पेडोलॉजी और दूसरी हो जाएगी इडेफोलॉजी। यहाँ से आपको कम से कम 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे पेपर के अंदर, ठीक है। आगे की बात करते हैं अपन, आगे क्या करना है। अब देखो दोस्तों, कभी कभार पूछ लेता है भूपपड़ी क्या होती है। तो भूपपड़ी होती है किस संबंधित से ध्यान रखना, खनिज होते हैं, खनिजों से बनी होती है भूपपड़ी। खनिजों से बनी होती है, ठीक है। और इसमें रंध्र पाए जाते हैं, ये भी ध्यान रखना, रंध्र पाए जाते हैं। भूपपड़ी खनिजों से मिलकर बनी होती है, इसमें रंध्र पाए जाते हैं, ठीक है। अब इसमें खनिज भी कौन कौन से होते हैं ये भी ध्यान रखना, सिलिका, मैग्नीशियम, 2 खनिज होते हैं, ठीक है। सिलिका प्लस मैग्नीशियम से मिलकर बनी होती है भूपपड़ी, या सिलिका प्लस एल्यूमिनियम कर सकते हैं अपन। सिलिका ध्यान रखना, मोटी मोटी बात है, ट्रू और फॉल्स में आ जाएगा कभी कभार। ट्रू और फॉल्स में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, या ऐसे भी पूछ ले तो ध्यान रखना कि भूपपड़ी खनिजों से निर्मित एक परत है जिसमें रंध्र पाए जाते हैं, और वो सिलिका प्लस एल्यूमिनियम की बनी होती है, या सिलिका प्लस सिलिका एल्यूमिनियम की बनी होती है, ठीक है। ये चीजें ध्यान रखने वाली होती है। हाँ, इसका औसत घनत्व थोड़ा सा ध्यान रखना, इसका औसत घनत्व होता है 2.65 घनत्व है इसका, ठीक है भाई, घनत्व का ध्यान रखना। भूपपड़ी का औसत घनत्व कितना होता है 2.65, इस चीज का ध्यान रखना कि है ग्राम में, इसमें ग्राम में घनत्व तो इसका 2.65 ग्राम में। अगर 2 नंबर में डेफिनेशन ये आया आपको तो ये ध्यान रखना है कि भूपपड़ी खनिजों से निर्मित एक परत है जिसमें रंध्र पाए जाते हैं, जो सिलिका और एल्यूमिनियम की बनी होती है, इसका घनत्व 2.65 होता है, ठीक है। इतनी काफी है 2 नंबर में, तो आप लिखोगे तब पूरा। हालांकि इसमें 2 भाग होते हैं, ऊपरी भूपपड़ी और नीचे भूपपड़ी, उसको शीर्ष के नाम से और सेम के नाम से भी जाना जाता है, तो वो पहले मैंने ऑफलाइन क्लास में बता दी थी, इतनी है भी नहीं इम्पोर्टेंट। अब दोस्तों अपन बात करेंगे जो मेन टॉपिक है अपना, इसका थोड़ा ध्यान रखना आपको, यहाँ से ज्यादातर क्वेश्चन पुटअप होता है, ठीक है। देखो चट्टान,
ये ध्यान रखना आपको टॉपिक, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पुट होता है। चट्टान क्या होती है, चट्टान कितने प्रकार की होती है, चट्टानें, चट्टानों का वर्गीकरण देखना अपना, किसके आधार पे कौन सा वर्गीकरण है, किसके आधार पे कौन सा वर्गीकरण है, ठीक है। अभी तो मैं बेसिकली बता रहा हूँ, अगली क्लास में अपन इसके बारे में और भी डिस्क्राइब करेंगे, लेकिन एक बार जो वर्गीकरण है वो थोड़ा ध्यान में रखना आपको। चट्टानों का वर्गीकरण में स्पेशली लिख रहा हूँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं लेना, सुनने वाला लेना। इसका अपन बात करें किनका, चट्टानों का वर्गीकरण, चट्टानों का वर्गीकरण। एक बार अपन सारा पैराग्राफ पढ़ा ले, उसके बाद में अपन देखेंगे कौन सी चट्टान कैसी है, बाद में इसके और अलग अलग भाग है। बेसिकली चट्टान 3 प्रकार की होती है, आपको पता है। आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान हो गई, दूसरी है अवसादी, अवसादी चट्टान, और तीसरी हो जाएगी रूपांतरित चट्टान, ठीक है दोस्तों। चट्टानें मुख्य 3 प्रकार की होती है, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। ये चट्टान बनने के आधार पर चट्टान का वर्गीकरण है, ठीक है। कौन कौन से खनिज होते हैं उनके आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। अगर दोस्तों आग्नेय चट्टान की बात करें तो आग्नेय चट्टानें वो होती है जो लावा, मान लो कि जो पृथ्वी उसके अंदर लावा भरा पड़ा है और लावा अगर बाहर आके जम रहा है तो उससे जो नई पहले जो चट्टान बनेगी वो चट्टान होगी कौन सी, आग्नेय चट्टान। अगर ये टूट फूट के या जल के साथ बहकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने से वो मृदा का निर्माण होगा या दूसरी चट्टान बनेगी, उसे अपन क्या कहेंगे, अवसादी चट्टान कहेंगे। फिर इसी का ये अगर मान लो कि कोई ताप या जल के द्वारा या अन्य क्रियाओं के द्वारा अगर वो दूसरी जगह चट्टान बन रही है, या मान लो कि अवसादी चट्टान है या आग्नेय चट्टान है, आग्नेय चट्टान से भी डायरेक्ट अवसादी चट्टान बन सकती है और अवसादी से भी बन सकती है, ये ध्यान रखना। अगर आग्नेय चट्टान है उसका रूपांतरित का मतलब ये है कि उसकी काया पलट होगी, ठीक है, काया पलट, इसलिए इसको काया पलट चट्टान भी कहते हैं। काया पलट मान लो कि अधिक दबाव पड़ा, अधिक दबाव के कारण थी तो आग्नेय चट्टान, लेकिन उसका रूप चेंज हो गया और रूप बन गई रूपांतरित चट्टान, ठीक है। मान लो अवसादी चट्टान थी तो उसका रूपांतरित हो गया किसी भी कार्य, जैसे दबाव से हो गया, जल के दबाव से हो गया, वायु के दबाव से हो गया या वायुमंडल के दबाव से भी हो गया, तो उसका जो रूपांतरण होगा दबाव के कारण ही, तो उसको क्या कहेंगे, रूपांतरित चट्टान कहेंगे। इनकी डेफिनेशन दोस्तों मैं कल की क्लास में आपको एक एक करके लिखाऊंगा। अभी मैं थोड़ा बेसिकली आपको जो चार्ट बनवा रहा हूँ, चार्ट एक बार आपको देखना जरूर है। तो आग्नेय चट्टान हो गई, अवसादी चट्टान हो गई, रूपांतरित चट्टान हो गई, ठीक है। आग्नेय चट्टान के फिर 2 भाग है इसमें, ध्यान रखना। एक हो जाएगी आंतरिक आग्नेय चट्टान, आंतरिक आग्नेय चट्टान, एक हो जाएगी बाह्य आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान आंतरिक का मतलब है कि दोस्तों मान लो कि लावा है वो अंदर का अंदर ही ठंडा होकर किसी चट्टान का रूप ले लेता है, तो उसे अपन कहते हैं आंतरिक आग्नेय चट्टान। और बाह्य आग्नेय चट्टान का मतलब क्या है कि लावा है वो बाहर निकल के, पृथ्वी से बाहर निकल के विस्फोट के रूप में, ज्वालामुखी के रूप में बाहर निकल के बाद में पृथ्वी पर ठंडा हो रहा है, तो उसे क्या कहेंगे अपन, बाह्य चट्टान कहेंगे, ठीक है दोस्तों। अब अपन इनके एक एक उदाहरण की बात कर लेते हैं। तो अपन आग्नेय चट्टान की बात करें तो आग्नेय चट्टान के एग्जाम्पल हो जाएंगे ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ये दोस्तों आग्नेय चट्टान के उदाहरण है। अवसादी चट्टानें कौन कौन से उनकी बात कर रहा हूँ, उनके उदाहरण बता रहा हूँ, उनके भी लिख लेना आप एक बार। अवसादी चट्टान जैसे सैंड स्टोन, अवसादी चट्टान ध्यान रखना दोस्तों, सैंड स्टोन। इनके उदाहरण आपको बेकायदे
क्योंकि मान लो कि न्यू टाइप में क्वेश्चन पहुंचा जाता है यहाँ से हर बार, और 2 या 3 क्वेश्चन पुटअप होते हैं, तो ये ध्यान रखना, एक तो खनिजों का वर्गीकरण, एक चट्टानों का वर्गीकरण, 2 ही वर्गीकरण है जो आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। खनिजों का वर्गीकरण की अपन बात करेंगे कौन सा होता है, और चट्टानों का वर्गीकरण की ये अपन एक फ्लो चार्ट बनवा रहा हूँ, इससे क्वेश्चन आपके आ जाएगा, लगभग न्यू टाइप का क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। तो सैंड स्टोन हो जाएगी और एक हो जाएगी लाइम स्टोन। लाइम स्टोन वो भी बताऊंगा कौन से चट्टान का मतलब अवसादी से रूपांतरित चट्टान बन रही है, उसके बारे में अपन बात करेंगे एक बार। पहले एक बार इनके एग्जाम्पल देख लो, उसके बाद में अपन करते रहेंगे एक को। रूपांतरित हो जाएगी नीस हो जाएगी एक तो, दूसरी हो जाएगी अपनी ग्रेबो चट्टान, संगमरमर, नीस चट्टान, ग्रेबो चट्टान, संगमरमर चट्टान, ठीक है दोस्तों। आग्नेय चट्टान के 2 उदाहरण कर लिए अपन ने, ग्रेनाइट और बेसाल्ट। औषधि चट्टान के 2 उदाहरण है, सैंडस्टोन और लाइमस्टोन। सैंडस्टोन को तो इंपॉर्टेंट कर लेना, बहुत बार पूछ लेता हूँ सैंडस्टोन चट्टान के बारे में 2 नंबर, तो इनके बारे में अपन एक बार और देख लेंगे। रूपांतरित चट्टान वो हो गए, नीस हो गए, ग्रेब हो गए और संगमरमर हो गए। 4-5 दिन का टाइम अपन आराम से इनको सब के बारे में एक एक करके पढ़ते रहेंगे। अभी तुम्हें एक बार फ्लो चार्ट को फॉलो करना आपको, ठीक है। अब बात करें अपन आग्नेय चट्टान कौन सी है, इसका भी उदाहरण देख लो और इसका भी देख लो, ठीक है। आंतरिक आग्नेय चट्टान हो जाएगी दोस्तों ग्रेनाइट। ध्यान रखना, ग्रेनाइट किस प्रकार की चट्टान है, आंतरिक आग्नेय चट्टान है, ठीक है, ग्रेनाइट। और बाह्य आग्नेय चट्टान की बात करें तो बाह्य आग्नेय चट्टान हो जाएगी अपनी बेसाल्ट। बाह्य आग्नेय चट्टान कौन सी हो जाएगी अपनी बेसाल्ट। ये दोस्तों इनका वर्गीकरण हो गया चट्टानों का ओनली फॉर किसके आधार पर, बनावट के आधार पर। अब इसके अंदर आग्नेय चट्टान का थोड़ा और भी आ गया, जैसे इसमें सिलिका के आधार पर भी इसका वर्गीकरण पढ़ेंगे अपन, उसके आधार पर भी 3 भागों में बांटी गई है, ठीक है। बेसाल्ट औषधि चट्टान, तो इसको भी 2 भागों में बांटा गया है, एक तो सिल्की चट्टान और एक असिल्कीय चट्टान होती है, ठीक है। तो इसमें भी अपन इनके बारे में पढ़ेंगे। रूपांतरित चट्टान में आपको ओनली उदाहरण याद करने 6 या 7 उदाहरण होंगे, वो आपके काफी है, ठीक है। तो ये चट्टानों का वर्गीकरण वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता ही होता है। 4 नंबर में 10 नंबर में क्वेश्चन आपका जरूर पुटअप होगा, और प्लस आपके न्यू टाइप भी यहाँ से न्यू टाइप के 2 या 3 क्वेश्चन पुटअप होंगे, ध्यान रखना इस चीज का। तो ये एग्जाम्पल बेकार रख लेना, क्योंकि खनिजों के भी एग्जाम्पल सेम से रहेंगे, जो खनिज आएंगे जिनसे चट्टानें बनती है उनके बारे में अपन बात करेंगे, और जो चट्टानें उनके भी उदाहरण आपको याद रखना ही रखना, क्योंकि उदाहरण वो ज्यादा पूछेगा, ज्यादातर उदाहरण ही पूछा जाते हैं, ठीक है। और इनकी डेफिनेशन भी ध्यान रखना, आग्नेय चट्टान कौन सी होती है, औषधि चट्टान कौन सी होती है, रूपांतरित चट्टान कौन सी होती है, आंतरिक आग्नेय चट्टान कौन सी और बाह्य आग्नेय चट्टान कौन सी, इनके भी ध्यान रखना आपको। औषधि चट्टान के अंदर फिर अपन 2 भाग पढ़ेंगे कल, एक सेल की चट्टानें और एक असेल की चट्टानें, जिनमें मतलब सेल का मतलब होता है परतों में बटी होगी और एक परतों में बटी हुई नहीं होगी, ठीक है। उसमें भी लाइम स्टोन और सैंडस्टोन अलग अलग उदाहरण हो जाएगा। निस और ग्रेबो के बारे में आपको ध्यान रखना, डायरेक्टली बता दूंगा मैं कल की कौन से निस किससे बनती है और ग्रेबो किससे बनती है, ठीक है। चूनापत्थर से संगमरमर डायरेक्ट दबाव या प्रेशर के कारण बलपूर्वक अपन ने पहले पढ़ा था कि जिस पे बल लगने का कारण अगर एक रूप से दूसरे रूप में जा रही है तो रूपांतरित चट्टान हो जाएगी। चूना पत्थर है, उस पर जैसे बल लगेगा तो वो संगमरमर में परिवर्तन हो जाएगा, तो ये रूपांतरित चट्टान है, ठीक है दोस्तों। आज भी इतने का, कल हम और बताएंगे, 2 क्लास डालेंगे।